तनवीर नहीं रहा। वो तनवीर तो कॉलेज का एक भोला सा लड़का था जो फरीदा से प्यार करता था। और ये तनवीर तो एक ऊंचे ओहदे का एक बड़ा अफसर है। जिस समाज, जिस सोसाइटी में ये रहता है, उसकी बहुत बड़ी इज्जत है। देखा नहीं तुमने अहमद भाई कितने फख्र से उसके लोगों को तारुफ करा रहे थे। आज ये जिस ऊंचाई पर और जिस जगह पर है, उस ऊंचाई पर तो इस फरीदा के कमजोर हाथ पहुंच भी नहीं सकते। प्रगति, बेशक पुरानी बातों को भुलाना बहुत तकलीफदायक होता है, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि राख के ढेर में पड़ी हुई एक छोटी सी भी चिंगारी को राख हो जाना चाहिए। फरीदा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इंसानों के बीच ये ऊंच नीच के रिश्ते, ये भेदभाव, ये छोटा बड़ा क्यों होता है। ये प्यार का जज्बा है और इस जज्बे को जितना ही दबाया जाए ना, वो उतना ही उभरता है। देखो फरीदा, तुम्हारे दिल में उसके लिए जो जज्बा है, शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए भी वो जज्बा हो। फरीदा, ये मोहब्बत की आग है और ये आग इतनी आसानी से नहीं बुझती। नहीं प्रगति, अब इतना समय गुजर चुका है, शायद वो कहानी उनके दिल से खत्म हो गई हो। पता नहीं वो शरीफ इंसान की जिंदगी किसी और की हो चुकी हो। अगर अब मैं उनकी जिंदगी में जाने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाए, उनकी हंसती गाती जिंदगी तबाह हो जाए। ये गुनाह है प्रगति, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं प्रगति, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं सोच सकती हूँ फरीदा, वो प्यार एक तरफा नहीं था। जो आग तुम्हारे दिल में थी वही आग, बल्कि उससे भी तेज आग उसके दिल में थी। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो अपनी मोहब्बत को भूल चुका है? नहीं फरीदा, तनवीर का तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आना इस बात का सबूत है कि तुम दोनों की मोहब्बत अभी भी जिंदा है। हाँ फरीदा, अभी भी जिंदा है। हाय मॉम। अरे बेटे, इतनी देर कैसे हो गई? माँ, वो देर इसलिए हो गई क्योंकि मेरे साथ में कोई आया है। कौन आया है? ऐसे कैसे बताऊंगा? आपको अपने दिमाग पर जोर डालना होगा और पहचाना होगा कि मेरे साथ में कौन है। एक मिनट। आइए हुजूर, आइए, जरा पर्दे के बाहर तो निकलिए। ये हुई ना बात। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तनवीर है, इश्तियाक अहमद का बेटा। That's right, मॉम। क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी आपकी मेमोरी को। ये वही मेरा गधा दोस्त है, तनवीर अहमद। आदाब बेटा, आओ अंदर आओ। आ जाओ अंदर। माँ, आप तनवीर को कोई भी सवाल पूछने से पहले तू हम दोनों के लिए खाने के लिए लिया, क्योंकि तनवीर को बहुत भूख लगी है। नहीं आंटी, ये तो आपको पता है, ऐसी खामोखाई मुझे मालूम है ये क्या कह रहा है। तुम लोग बैठो, मैं भी कुछ खाने को लेके आई। That's like a good mom। आजा बैठते हैं। हाँ तो तनवीर, क्या कर रहा था तू रास्ते में? हाँ यार अजीत, दरअसल बात ये थी कि मैं अहमद चाचा के वहाँ दावत पे गया था। तो वहाँ फरीदा नाम की कोई औरत बेहोश हो गई थी। ए मोहब्बत, तेरे अंजाम पर रोना आ गया। तेरा दिमाग खराब हो गया? क्यों? जो लड़की बेहोश हो गई थी वो फरीदा थी। ये वही फरीदा जिसे तुम एक जमाने में प्यार किया करते थे। हाँ, करता था नहीं यार,
अब भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। जो लड़की बेहोश हो गई थी, तूने उसकी सूरत तो देखी नहीं। अब ये इत्तेफाक की बात है कि जहाँ तनवीर साहब खाना खाने गए थे, वहाँ फरीदा नाम की एक लड़की बेहोश हो गई। ये इत्तेफाक की बात नहीं है अजीत। इत्तेफाक तो ये है, जब अहमद भाई मेरा तारुफ करा रहे थे सब लोगों से, और जैसे ही इन्होंने मेरा नाम अपनी जबान से लिया तो एक औरत वहां पे बेहोश हो गई जिसका नाम फरीदा है। देख यार, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं रात भर सो नहीं पाया। एक छोटा सा काम कर मेरे लिए, तू जरा अहमद चाचा को फोन लगा और उनसे पूछ फरीदा की तबीयत कैसी है। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है यार। मैं तेरे अहमद अंकल को कैसे फोन कर सकता हूँ? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। मैं तुझे एक सलाह दे सकता हूँ। वो ये है कि अहमद अंकल तेरे डैड के अच्छे दोस्त हैं। तू उनके घर किसी बहाने चला जा और बातों ही बातों में उनसे पूछ कि फरीदा की तबीयत का क्या हाल है। मैं पूछूं? और नहीं तो क्या मैं पूछूं? अमा इडियट, तू उनसे जाकर पूछना कि जो लड़की मेरा नाम सुनकर बेहोश हो गई, उसे होश आया कि नहीं। लो माँ आ गई। क्यों भाई, गरम गरम पकौड़े। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? अमा मियाँ, हाथ बढ़ाओ, जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े थाम लो और भूल जाओ उस इत्तेफाक को। किस इत्तेफाक के बारे में बात कर रहे तू? माँ, हमारे दोस्त तनवीर को फरीदा फोबिया हो गया है। फरीदा फोबिया? वो क्या होता है भाई? जैसे इल्लू इल्लू होता है। कुछ नहीं आंटी, खामखाई बकता रहता है। टांग खिंचाई हो रही है मेरी। भाई तुम दोनों बहुत बड़े ऑफिसर हो गए हो, एक जिम्मेदारी है तुम पे, रुतबा है, सोसाइटी में पोजीशन है। बहुत खुशी होती है तुम लोगों को ऐसे हंसते हुए देखकर। मैं तो चाहती हूँ तुम लोग और भी ऊंचे उठो, दिन रात तरक्की करो, यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। शुक्रिया आंटी। बस माँ, अगर तेरी दुआ रही तो हम दोनों और भी आगे बढ़ेंगे। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटे। अगर आंटी आपकी इजाजत हो तो मैं चलूं? अरे अभी तो तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। और तुझे खाना भी खाना है। नहीं यार, वाकई बहुत काम है यार, फिर कभी आऊंगा ना। एज यू विश। लेकिन आते जरूर रहना बेटे। हाँ आंटी, इतने सालों के बाद मेरा दोस्त मिला, अब तो आना जाना होता रहेगा। आना जरूर। हाँ, एब्सोल्युटली। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुश खुदा हाफिज। बाय। किस इत्तेफाक के बारे में कह रहा था तू? माँ, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। वाह क्या बात है। Thank you. आजकल तो हमारा बेटा इश्क पर शायरी करने लगा है भाई। एब्सोल्युटली। इसकी बात छोड़, ये बता तेरी कहानी कहाँ तक पहुंची? माँ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। पकड़ी गई ना चोरी? प्रगति जी। संजय, आओ आओ बैठो ना। क्या बात है? बात जरा गंभीर है प्रगति जी। मुझे ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने बुलाया था। उसने मुझे करण और कुसुम पर नजर रखने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो करण और कुसुम इस तरह मिले। हालांकि मैंने उन दोनों को इस बात से आगाह कर दिया है कि वो इस तरह खुलेआम ना मिले, क्योंकि अब उनकी जिंदगी को एक बहुत बड़ा खतरा है, और ये खतरा उन्हें भूपेंद्र सिंह की तरफ से है। लेकिन अगर ये खतरा भूपेंद्र सिंह की तरफ से है तो खतरा करण की जान को है, कुसुम की जान को नहीं। नहीं प्रगति जी, बात बहुत पेचीदा है, क्योंकि करण की जान बचाने के लिए कुसुम अपनी जान पर भी खेल सकती है, इसलिए खतरा दोनों को बराबर है। लेकिन कुसुम ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बेटी है। मैं जानती हूँ ठाकुर भूपेंद्र सिंह पूरी कोशिश करेगा करण को अपने रास्ते से मिटाने की। वो बात ठीक है प्रगति जी, लेकिन बात यहाँ सिर्फ रिश्तों की नहीं रह जाती, बात है अना की। कुसुम जी जिस तरह भूपेंद्र सिंह का घर छोड़कर करण से मिलती है, इस बात ने भूपेंद्र सिंह की अना को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। लेकिन फिर भी संजय, खून आखिर खून ही होता है ना। मैं खुदगर्ज और मतलबी लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ठाकुर भूपेंद्र सिंह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा करण को खत्म करने की। आप बिल्कुल ठीक कह रही प्रगति, लेकिन इसका मतलब हमें करण की जिंदगी की हिफाजत का कोई ना कोई इंतजाम तो करना होगा। संजय, मैं अपनी तरफ से करण की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि उसे ना सिर्फ ठाकुर भूपेंद्र सिंह से खतरा है, बल्कि विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह से भी। एक बात मैं आपको बता दूं प्रगति, मेरी नजर में ठाकुर रुद्र प्रताप या विनोद ठाकुर से ज्यादा खतरनाक है ठाकुर भूपेंद्र सिंह। यूं समझ लीजिए कि करण ने कुसुम जी का साथ देकर एक सांप के दुम पे पैर रख दिया, और भूपेंद्र सिंह नाम का सांप बहुत ही जहरीला है, क्योंकि उसका ताल्लुक समाज के उस मुजरिम गिरोह से है जिनके नजदीक इंसान की जिंदगी महज एक कीड़े मकोड़े जैसी है।
वो एक भेड़िया है प्रगति जी। वो किसी भी वक्त किसी भी इंसान का खून पी सकता है। नहीं संजय, अब उन भेड़ियों को शरीफ लोगों का खून पीने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। नम्रता, इस तरह क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह खुद एक मामूली सी मुजरिम नम्रता को मिलने यहाँ तक चले आए। हाँ नम्रता, हम तुमसे मिलने आए। ठाकुर साहब, हैरत इस बात की है कि सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ, मगर ऐसे में आपका यहाँ आना मेरे लिए किसी अनहोनी से कम नहीं है। मगर मुझे अफसोस है कि आपने आने में बहुत देर कर दी। ठाकुर साहब, मैं जब अपनी मुजरिमाना जिंदगी पर नजर डालती हूँ तो सिर्फ अपने आप को मुजरिम नहीं पाती हूँ, क्योंकि जिस गुनाह के लिए मैं आज इस काल कोठरी में पड़ी हूँ उसमें तो कई और लोग भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने इस तरह मुझसे आंखें फेर ली जैसे मेरा उनका कोई संबंध ही ना हो, कोई रिश्ता ही ना हो। शायद वो लोग ये भूल गए हैं कि मेरा नाम नम्रता है और इस गुनाह की सजा मैं अकेली नहीं भुगतूंगी। मुझे तो इंतजार है सिर्फ ठीक वक्त का, और अगर मेरे मुकद्दर में फांसी लिखी ही है तो इस फांसी के फंदे पर इसका मतलब है आप मेरी रिहाई का परवाना लेकर आए। यही समझ गए। ठाकुर साहब, आपकी कोई भी मेहरबानी और करम बिना किसी मतलब नहीं होता है। इस हमदर्दी का सबब भी बता दीजिए मुझे। तुम ठीक कहती हो नम्रता, मैं बड़े साफ दिल का आदमी हूं। जो भी बात मेरे दिल में होती है वो मैं साफ साफ कह देता हूं। हाँ, इसके पीछे मेरी अपनी गर्ज है। या यूं कहिए कि आप मेरी रिहाई का सौदा करने आए हैं। हाँ, इसे सौदा ही समझ लो। अगर तुम इस काल कोठरी से बाहर निकलकर आजादी की सांस लेना चाहती हो तो ये सौदा तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, इस माहौल में अब मेरा दम घुट रहा है। यहां से निकलने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एक आदमी को जिंदगी से आजाद करना है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये काम तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठाकुर साहब, मैं इस वक्त बेबस और मजबूर हूँ। सलाखों के पीछे रहकर मैं आपके लिए कर भी क्या सकती हूँ? मगर तुम उस आदमी का नाम तो बता सकती हो जो लोगों के नाम मौत के सामान जारी करता है। मुझे मालूम है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। उसके लिए तुम्हारी बात पत्थर की लकीर की तरह साबित होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? नम्रता, मैं इस दुनिया में नया नहीं हूं। ठीक है, तो फिर मेरी रिहाई आपके जिम्मे रहेगी। मंजूर है मुझे। तो सुनिए, जो टेलीफोन नंबर मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे अपने दिल की किताब पर नक्श कर लीजिए। 6442211। शुक्रिया नम्रता। और हाँ ठाकुर साहब, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर इस बार किसी ने मेरे साथ धोखा किया तो मेरा तो जो अंजाम होना है वो होगा, मगर मैं उस आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नम्रता, ठाकुर भूपेंद्र सिंह अपने वचन का बहुत पक्का है। जिस शख्स को हम जिंदगी की कैद से आजाद कराना चाहते हैं उसके बदले में तुम्हारी रिहाई हमारे लिए बहुत सस्ता सौदा है। हेलो। अरे हाँ, नंबर तो बराबर है। ए, तू बोलता कौन है?
हम जो भी बोल रहे हैं, हम उस आदमी से बात करना चाहते हैं जो नम्रता को जानता है। कौन बोलता है तू? तेरा नाम क्या है? हम अपना नाम नहीं बता सकते। ना किसका फोन? भाई ये कहता है ये नम्रता को जानता है। बेवकूफ, ये फोन को अल्लाह दिन के दिए की तरह हाथ में पकड़ के काम होने वाला है। चलिए भाई। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है भाई? हम नम्रता से मिलने के बाद फोन कर रहे हैं, उसी ने हमें तुम्हारा नंबर दिया। हाँ बोल 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 तो काम बोल बोल। एक आदमी को उठाना है और उसके बदले में हमने नम्रता से उसकी रिहाई का वादा किया है। हाँ एक तू जो भी है, तेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन जो काम तुझमें सौंपा है वो अगर तूने नहीं किया तो तू जानता है ना क्या होगा। नम्रता अच्छी तरह जानती है हमें, हम अपनी जबान के बहुत पक्के हैं। नहीं वो तो पक्का तुझे रहना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि तू अगर अपनी जबान का कच्चा रहेगा ना तो तेरे मुंह से तेरी जुबान बाहर निकालूंगा मैं। ठीक है, कीमत बोल। कीमत? अरे तू नम्रता को अगर छोड़ता है ना तो कीमत वीमत कुछ नहीं। अच्छा खैर, वो क्या लड़के का नाम बता। करण, करण नाम है उसका। करण। ये रहता कहाँ? मकान नंबर 114 आदर्श नगर, बीटी रोड। तेरा काम हो गया, बिंदास। किसे फोन किया आपने? हाँ, अब तुम भी हमारे जाती मामलों में दखल दोगी? ये आपका जाती मामला नहीं है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, ये सचमुच किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और ये मामला है हमारी बेटी कुसुम की जिंदगी और मौत का, और हम किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ठाकुर साहब, आपकी बेटी की जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी से बहुत बड़ा खतरा टल गया है। ये बात तुम कर रही हो सुधा? इतना सब कुछ घटने के बाद ये तुम कह रही हो? हाँ, जो कुछ घटा है, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने जा रहा है, इस सब का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? बेटा घर छोड़कर चला गया, क्या उसका जिम्मेदार मैं हूं? बेटी घर छोड़कर चली गई, क्या उसका जिम्मेदार मैं हूं? नहीं सुधा, मैं जानता हूं इसके पीछे किसकी साजिश है। वो कौन लोग हैं जो इस घर को बर्बाद कर देना चाहते हैं। बेटे के घर छोड़ जाने का मुझे इतना अफसोस नहीं, जितना कि बेटी का घर छोड़ जाना और एक ऐसे मर्द के साथ रिश्ता कायम करना जो समाज के नाम पर एक कलंक का एक दाग है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह की इज्जत का सवाल है, ये हमारे खानदान की मर्यादा का सवाल है। इस पूरे मामले में हमारी आन आंच पर लगी हुई है। अगर वो लोग ये समझते हैं कि वो हमारी बेवकूफ लड़की का सहारा लेकर हमें जलील करेंगे, हमें नीचा दिखाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। नहीं ठाकुर साहब, ये एक बाप की मोहब्बत नहीं, एक अड़ियल ठाकुर की जिद बोल रही है, उसका गरूर बोल रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये सब करके आप अपनी बेटी की जान बचा लेंगे? तुम ठीक कहती हो सुधा। अगर हमने अपनी बेटी की जान बचानी है, अगर हमने अपने इस घर की इज्जत बचानी है, तो किसी ना किसी को तो इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। दूसरों की जान लेने को आप कुर्बानी कह रहे हैं? ये खून है, हत्या है, और इस खूनी खेल को अब मैं और ज्यादा इस घर में नहीं चलने दूंगी। तुम कर ही क्या सकती हो सुधा? तुम एक कमजोर औरत हो, और जो कदम मैंने उठाया है अब उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस इतना समझ लो कि करण की मौत हमारी जिंदगी है, कुसुम की जिंदगी है, इस खानदान की जिंदगी है। नहीं ठाकुर साहब, ये हम सबकी जिंदगी नहीं है, हम सबकी मौत है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर तुम रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ इस तूफान को। ठाकुराइन, अरे आप आइए।
अकेले आए हैं या भाई साहब भी साथ में आए हैं? बहुत अजीब सवाल पूछा है आपने। बैठिए। अजीब सवाल? हाँ, आपने पूछा है कि मैं अकेली आई हूँ या मेरे साथ भाई साहब भी आए हैं। आपने ये नहीं पूछा कि मैं अकेली आई हूँ या कुसुम के साथ आई हूँ। जिंदगी में दिलचस्पी लेनी शुरू की थी, उससे उसकी जिंदगी अच्छी हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी का नजरिया ही बदल गया है। हाँ, लेकिन कुसुम के इस कदम से करण की जिंदगी में खतरा पैदा हो गया है। वो कैसे? क्या आप इन ठाकुरों को नहीं जानती? मेरे पति ने करण की जिंदगी की सुपारी दी है किसी को। क्या? हाँ ठाकुराइन। आप ठाकुर भूपेंद्र सिंह को जाकर कह दीजिएगा कि मेरे 2 बेटे हैं। विनोद को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, जो आपका दामाद भी है, और करण, जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, ये सारी दुनिया जानती है। और उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है, ये भी सब लोग जानते हैं। करण में ठाकुर रुद्र प्रताप का खून है, वो उनका बेटा है। उस नाते से मैं उसकी माँ हूं। यदि कभी जिंदगी में मौका लगे तो मैं उन दोनों बेटों में से सिर्फ करण को चुनूंगी। मैं जानती हूं कि कुसुम ने इस हवेली में बहुत कुछ सहा है। उसने मेरी तरह खामोश रहकर बहुत से जुल्म सहे हैं। उसके सब्र का बांध तो तब टूटा जब उसके कोख के साथ खिलवाड़ किया गया, और वो खिलवाड़ बगावत में बदल गया। मैं जानती हूं जो फैसला उसने किया है, मैं जानती ही नहीं, सिर्फ चाहती भी हूं कि वो अपने उस फैसले पर अटल रहे। और रहा करण की जिंदगी का सवाल, तो करण की मौत मेरी मौत है। मैं भी ठाकुरों की बेटी हूं। अगर ठाकुर भूपेंद्र सिंह की रगों में उनके खून की बहुत इज्जत है, तो मेरे भी खून में ठाकुरों का अभिमान है। मैं एक मां हूं। करण मेरा बेटा है। अगर ठाकुर भूपेंद्र सिंह उसकी हत्या करना चाहता है, तो सुधा जी, भगवान की कसम मैं भूल जाऊंगी कि ठाकुर की मौत से आपकी मांग का सिंदूर उजड़ सकता है। अगर मैं एक औरत होती तो मैं जरूर सोचती, मगर मैं एक मां भी हूं, और कोई भी मां यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी गोद कोई उजाड़े, उसकी कोख कोई उजाड़े। आप धन्य हैं। आप पर तो सारे संसार को गर्व करना चाहिए। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके होते हुए कर्ण का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बहन जी, अगर आपके हाथों मेरा सुहाग भी उजड़ गया, तो भगवान की कसम मैं आपको दोष नहीं दूंगी, बल्कि आपका एहसान मानूंगी कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी पर उपकार किया है। राम कटोरी, कह दे उससे कि भूरे महाराज कोनो खिलौना नहीं है जो चाबी भर के अपने इशारा पर हमको नचा लेगी। हट नहीं छोड़ेगी तो संबंध टूटने देर नहीं लगेगी। हाँ। राम कटोरी, कह दे इनसे कि मुझे धमकी मत दिया करें, और मेरे साथ जिंदगी गुजारना है ना
तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही किया करो, वरना कल का संबंध आज टूटे मेरी जूती से। राम कटोरी देख, शादी से पहले ऐसा रंग दिखावट है की ससुरी, तो शादी के बाद क्या हुई? रंग मैं दिखा रही हूँ? अरे गिरगिट की तरह तो रंग तुम बदल रहे हो। राम कटोरी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसे मर्दों को। राम कटोरी, इससे कह दे कि जवान समाज के बात करे। राम कटोरी, कह दे इसे मुझ पे रौब नहीं झाड़ा करे, मैं इनकी कोई लुगाई नहीं हूँ। पूरे महाराज, बसंती चाची, आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। उसी से पूछो कि क्या हुआ है। अच्छा, मैं क्यों बताऊँ, उन्हीं से पूछो। ओफो, आप नहीं बताएंगे, तुम नहीं बताओगे तो मुझे क्या दीवारों से पता चलेगा? आखिर मुझे भी तो पता चले आप लोग किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं। अरे झगड़ा वही की है राम कटोरी, हम नहीं किए हैं। झगड़ा मैंने शुरू किया है। हाँ, तुम किए हो झगड़ा शुरू। तुमने किया है। अरे तुम की हो। तुमने किया झगड़ा अरे तुम की हो। अरे क्या हो गया तुम दोनों को भाई? इस घर में महाभारत कहाँ से आ गई? अरे अच्छा हुआ परदेसी बेटा तू आ गया। अरे अब बात जो है बर्दाश्त से बाहर हुई गई है। हाँ परदेसी, अब मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मगर हुआ क्या पंडित जी? क्या हुआ है कि जरा बताते हैं ससुरे तेरे को। हाँ। इस ससुरी हमका बूढ़ा कहता है। बुढ़ा लानत है भाई। अरे परदेसी, ये झूठ बोलते हैं, मैंने ना कोई बुड्ढा बुड्ढा नहीं कहा। अरे इनके बाल देखो ना सफेद है, और ये गांव के गंवारों तरह कपड़े पहनते हैं। अरे मैंने तो बस इतना ही कहा है कि तुम अपना हुलिया बदल लो, तुम अपने बाल काले कर लो और इसकी जगह पैंट शर्ट पहन लो, ताकि इनसे शादी करने के बाद कोई मुझे बुढ़िया तो नहीं कहे। भैया भाई परदेसी। हाँ। परदेसी बहुत चालाक बनती है ससुरी, लेकिन हम कह देते हैं इसके चाल में नहीं फंसने वाले हैं। न तो हम बाल काले करेंगे और न पैंट पहनेंगे। हाँ सही बोल रहे हैं आप भी। है। तो परदेसी फिर इनसे भी कह दे, मैं फिर इनसे शादी नहीं करूंगी। तो हम कौन इससे शादी करने के लिए लाख टपका रहे हैं बेटवा? हम शादी नहीं करेंगे कह देता है। पंडित जी, तुम्हें क्या बातें कर रहे हैं तुम दोनों? अगर तुम शादी नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा? मेरी शादी तो हवा में लटक जाएगी ना, मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा। मेरी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। पंडित जी, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अरे छोड़ पंडित जी, हमरे पैर छोड़ तुम्हें छोड़ दो पंडित जी। अगर तुम्हें शादी नहीं की है तो मैं तो कुंवारा मर जाऊंगा ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम इस ससुरी की शर्त मान ले? हाँ मान लो। इन्हों बोलती तुम्हारे बाल काले करने के लिए कर लो, इन्हों बोलती तुम्हें पैंट शर्ट डालने के लिए डाल लो। अबे तू क्या कह रहा है पंडित के बच्चे? अरे पंडित जी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसा नहीं किए तो मैं आपके कदमों में सर पटक के डाल दे दूंगा। परदेसी को बचा लो। अरे मगर नहीं जानती, नहीं तो बुरा मैं इसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। अरे ऐसा मत कर राम कटोरे, ऐसा मत कर, मरे तेरे दुश्मन। चलो अच्छा है भाई, हम शर्त मान लेंगे। हम अपने बलवा भी काले कर लेंगे और पैंटवा भी चढ़ा लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। काय की शर्त है भाई? पैसा कौन देगा, खर्चा कौन करेगा? तुम करेंगे और कौन करेगा भाई? अबे वाह, हमारा आदमी होकर के तू ससुरी से जाके मिल गया, उसकी तरफ से हमको मनवा रहा है तो कहता कि आप करो, अबे तुम करोगे खर्चा। उल्टा बात बरेली को क्यों? राम को ठीक है, मैं खर्चा करने को तैयार है, मगर पंडित जी तुम्हें इससे शादी करने को राजी हो गए क्या? तो तुम्हें राजी है ना इससे शादी करने को? हाँ, मैं तो इनको सजीला देखना चाहती हूँ। राम कटोरी हटना जरा, हट। हमको देखना चाहती हो छैला? अरे कुर्बान जाऊं मेरी लैला। राम कटोरी, तो छैला छैली को देख लिए, मेरे गले तो लग जा भाई मेरे। शादी के बाद, शादी के बाद। जी हाँ, शादी के बाद, हमारी शादी के बाद। अरे कहाँ फंसा दिया मेरे को भाई? करण, तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया गया है उससे तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। प्रगति, तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग इतनी आसानी से मुझे खत्म कर देंगे? हाँ, वो लोग तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसके शूटर पर राजेश की नजर पड़ गई और मुझे बचाने के लिए उसने अपने बदन पर गोलियां खा ली। मैं जानता हूं प्रगति। तुम ये भी जानते होगे कि संजय के डैडी इन्हीं लोगों की गोलियों के शिकार बन गए थे। मैं ये भी जानता हूं। और फिर अमिता? हाँ, मैं उसके बारे में भी जानता। ये तो एक ऐसा जख्म है जो शायद जिंदगी भर नहीं भुला सकता। करण,
तुम इतना सब कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि इन लोगों के लिए किसी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं और इसका कारण है कुसुम। मगर तुम क्या चाहती हो प्रगति? क्या तुम चाहती हो कि मैं कुसुम से मिलना छोड़ दूं? नहीं करें, अब तो ये नामुमकिन है। लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। जब भी तुम घर से निकलोगे तुम्हें चारों तरफ देखना पड़ेगा, और जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होता कि कोई तुम्हारी ताक में नहीं है तुम आगे नहीं बढ़ोगे। प्रगति एक इंसान चाहे कितनी सावधानी क्यों ना बरत ले, लेकिन जब मौत को आना होता है ना तो मौत जरूर आती है। करण, मैं जानती हूं हम मौत को रोक नहीं सकते, लेकिन सावधानी से टाल तो सकते हैं। खैर, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा मैं? वापस अपने घर। कैसे जाओगे? कैसे जाऊंगा? अपने स्कूटर पर। नहीं, आज मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी। और मेरे स्कूटर का क्या होगा? करण, तुम अपने स्कूटर को यहाँ छोड़ सकते हो। प्रगति, तुम खामखा डर रही हो। नहीं करण, मेरा डर बिला वजह नहीं है। चलो मेरे साथ। हेलो, वो देखो उसका स्कूटर। जैसे ही वो स्कूटर पर बैठे गोलियों से भून दो, और इतनी गोली बरसाना कि एक बार गिरे तो उठ ना सके। ऐसा ही होगा। देखो वो आ रहा है। अरे लड़की ऐसा आ गई। हुआ भी उसे? नहीं, भाव ने सिर्फ लड़के को उड़ाने बोला है, लड़की को नहीं। अरे ये तो गाड़ी में बैठ रहे, तो चलो पीछा करो उसका। चल तुम्हारी चल। कौन हो तुम? ज्यादा नहीं बोल, वरना तेरी खूबी उड़ा दूंगा। नहीं, मैं उतरता हूँ। नहीं करण, तुम मत उतरो, मेरी फिक्र तो मत करो। चल तुम्हारी चल। प्रगति, तुम करण को लेकर घर जाओ। लेकिन विकास भैया, इस वक्त बात करने का वक्त नहीं है। प्रगति प्लीज करण को लेकर घर जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। प्लीज गो, जाओ।
तुमचे आयला तुमचे किसने बोला था तुमको वो गाड़ी का पीछा करने को? किसने बोला था? वो अपनी गाड़ी पर नहीं बैठेगा। क्या बोला जी? क्या बोला? मैं सुना नहीं ठीक। वापस। वो अपनी गाड़ी पर नहीं बैठा। तो मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? जब वो अपने स्कूटर पे बैठ के जा रहा हो तभी गोली चलाने, यही बोला था ना? हाँ यही बोला था ना मैंने? जब वो अपनी स्कूटर पे बैठा ही नहीं तो क्या करना मांगता था तुम लोग? भाऊ मत बोल, क्या करना मांगता था तुम लोग? तुम लोग वापस आ जाना मांगता था, हैं? वापस आ जाना मांगता था ना? क्यों नहीं आया वापस तुम लोग? क्यों नहीं वापस आया तुम लोग? क्यों अपना भेजा हमेशा इस्तेमाल करते हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं? तुमच्या आईला तुमच्या कशाला डोकं वापरता? तुमचं तुमच्याकडे नाही डोकं, देवा नाही दिलं तुम्हाला डोकं. तुम दोनों को मैं वहां शिकार करने के लिए भेजा था ना? है? और तुम शिकार बनके यहां वापस आते हो मेरे पास? शिकार बनके मेरे पास वापस आते हो? सारा गेम की वाट लगा दी तुम लोगों ने, जगता मजा काट दिया तुम लोगों ने. मेरा दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल कह रहा है कि तुम दोनों को तुम सब यहीं पे गाड़ दो, यहीं पे जिंदा गाड़ दो. कुत्ते की मौत मारो तुम लोगों को. कुत्ते की मौत मारूंगा, मारू? फिर कभी गलती नहीं होगी. गोली इसको लगी बेचारा, फिर भी खड़ा है. बहुत दुख रहा है मुझे वो. बहुत दर्द हुआ है ना? बहुत दुख रहा है ना? चिल्ला मत. है अपना डॉक्टर है ना, उसको मैं बुलाया. चिल्ला मत. मुन्ना, वो क्या वो डॉक्टर का नाम? बाटली वाला, बोतलों वाला, उसको फोन लगा. डॉक्टर को फोन लगा. और मुन्ना उसको बोल कि फौरन यहाँ पे चले आए. ए पागल, वो गोली का जिक्र नहीं करनी. उसको बोल कैप्सूल फंसा है. कैप्सूल वो समझ लो. हे मुन्ना, स्टॉप. यहाँ जरा. काम कर. ये दोनों जो बहुत शान है ना, स्कूटर पे बैठा इसने, इनको लात मार के यहां से भगा दे. जी. अरे चल. आप क्या क्यों पीछा किया? बोला ना तुमको गाड़ी का पीछा करने का. अरे हमेशा मैं ही मात क्यों खाओ? दोबारा तुम लोग जब ताप के साथ नहीं रहोगे
जगताप के साथ तुम लोग नहीं रहोगे। कुसुम देखो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कुसुम कुसुम मेरी बात सुनो मेरी। करण, मैं जाऊंगी वहां, और मैं अभी जाऊंगी वहां। मैं जानती हूं ये किसका काम है, मगर आज दुनिया देखेगी बाप और बेटी की इस जंग को, जो इससे पहले किसी बेटी ने न की हो। मैं आज सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दूंगी। कुसुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे कुछ हुआ है, देखो हुआ है मुझे कुछ नहीं। जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि इस हादसे के पीछे तुम्हारे पिताजी का ही हाथ है, तब तक तुम्हारा वहां पर जाना ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर यह साबित हो जाता है कि इस हादसे के पीछे तुम्हारे पिताजी का हाथ नहीं है, तो तुम्हें तो खामखा की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी ना। करण ठीक कह रहा है। नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपने डैडी को। ये उनके पुराने हथकंडे हैं। अगर इस वक्त उन्हें रोका नहीं गया, तो वो इससे भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, और तब करण को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। विकास भैया, आप? हाँ प्रकृति, आप सब लोग इत्मीनान रखिए, क्योंकि अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। कुसुम, ये मेरे विकास भैया है। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। आपने करण की जान बचाकर मेरी जिंदगी पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं कुसुम जी, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। विकास भैया, आप उस जगह पर पहुंचे कैसे? प्रगति, मैं जगताप के आदमियों पर शुरू से ही नजर रखे हुए था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो गौरव को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, इसलिए मैं लगातार उनका पीछा कर रहा था। लेकिन जब उनकी गाड़ी प्रगति क्रिएशंस के दरवाजे पर रुकी तो मैं चौंक उठा। प्रगति, मुझे लगा कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। करण के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। भैया, ये सब करण को कुसुम से अलग करवाने के लिए किया जा रहा है। अब मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना ही चाहिए। तुम ठीक कर रही हो प्रगति, हमें पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इस नाकामी के बाद उनका दूसरा वार जल्दी नहीं होगा। उनके सारे प्लान्स चौपट हो चुके होंगे, लेकिन अब उनका दूसरा वार मैं जल्दी होने के लिए नहीं दूंगा। लेकिन आप सबको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सारी बात में मेरा नाम कहीं ना आने पाए, क्योंकि अब इस मामले को मैं अपने तरीके से निपटना चाहता हूं। नहीं विकास भैया, मैं आपको इस तरह खतरे से नहीं खेलने दूंगी। बहना, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। देखो, मेरा अपना छोटा सा परिवार है, उस परिवार में सदस्य हैं। अगर ये काली दुनिया के लोग मेरे परिवार और उसके सदस्यों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो मैं आपकी बार उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं बहना। लेकिन फिर भी विकास भैया, देखो प्रगति, जिंदगी में हर कदम पर खतरे मौजूद होते हैं। किसी का गला काटना अगर हत्या कहलाता है, तो खुद अपना गला कटवाना क्या कहलाता है? हत्या नहीं कहलाता बहना, उसे कुर्बानी कहा जाता है। और अगर इंसान में कुर्बानी का जज्बा मौजूद नहीं है, तो फिर क्या फायदा इन रिश्तों का? कुसुम जी, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अब करण की जान को कोई खतरा नहीं है। विकास भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, अब कुसुम विक्रांत के साथ रह रही है। मैं समझा नहीं प्रगति। पिंकी पर हमला होने के बाद विक्रांत ने न सिर्फ कॉलेज छोड़ दिया, बल्कि घर भी छोड़ दिया। क्या? हाँ, और कुसुम ने जिन हालात में घर छोड़ा, वो एक बहुत लंबी कहानी है। बहरहाल अब कुसुम और विक्रांत एक साथ रहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ प्रगति कि अब इस बात की भनक विक्रांत को हरगिज नहीं पड़नी चाहिए। वो एक जवान लड़का है, पता नहीं किस्मत क्या कर बैठे। करण, अब तुम अपना और कुसुम जी का अच्छी तरह से ध्यान रखना। एंड डोंट वरी, अब आप दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। हाँ करण, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है? अच्छा कुसुम जी। अच्छा, नमस्ते। करण, मैंने तो सुना था कि बुराई करने वालों का अंजाम बुरा होता है। तो क्या तुमने मुझे नई जिंदगी देकर कोई बुरा काम किया है? करण, ये इस दुनिया का कैसा इंसाफ है कि जिसने मुझे जिंदगी दी हो,
उसी को लोग मौत की सजा देना चाहते हैं। कुसुम, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और आगे जाकर क्या करेंगे, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। बिना इस सोच के मैं हमेशा अपने फर्ज को पूरा करता आया। लेकिन शायद तुम एक बात को महसूस नहीं कर रही। जब तुम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, तब तुम अकेली थी। उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में आया, फिर विक्रांत आया, और अब प्रगति और विकास भैया भी हमारे साथ हैं। कुसुम, हम लोग अकेले नहीं हैं, और मुझे इस बात का यकीन है कि जो लोग हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जब तुम बोलते हो तो एक विश्वास सा जाग उठता है मन में। जीने की तमन्ना और प्रबल हो उठती है। करण, अब मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का भी नहीं। मालती, क्या बात है मालती? मुझे यहां किस लिए बुलाया है? ठाकुर साहब, मैंने आपको बुलाया और आप आए। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? मगर आपको बुलाना मेरी एक मजबूरी थी। मजबूरी? मगर ऐसी क्या बात है? ठाकुर साहब, आपके साथ जो संबंध थे मेरे, उन संबंधों में मैंने क्या खोया, क्या पाया, इसका हिसाब मुझे नहीं करना है। बल्कि मैंने जो खोया है, उसके बदले मुझे जो जिंदगी में मिला है, उसने मुझे एक नया नाम दिया है जिस पर हर औरत गर्व कर सकती है। वो नाम है माँ। तुम कहना क्या चाहती हो? ठाकुर साहब, मैं अपने बेटे करण को आपके हवाले करके आई थी। मैंने सोचा था उसकी जिंदगी आपके हाथों सुरक्षित रहेगी, मगर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने सुना है कुछ लोग उसकी जान लेना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो मालती? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। देखो मालती, ये सच है कि मैं करण से बहुत नाराज हूं, मगर जानती हो उसने मेरे साथ क्या किया है? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि वो मेरी बहू कुसुम के साथ। ठाकुर साहब। हाँ मालती, हालात चाहे जो भी हों, मगर विनोद ठाकुर उसका बड़ा भाई है। मगर करण ने सभी रिश्ते नातों को, सभी मर्यादाओं को भुला दिया है। मालती, करण और विनोद के ताल्लुकात चाहे जो भी हो, मगर करण की वजह से कुसुम ने हवेली छोड़ दी है। हवेली नहीं, उसने अपने पिता का घर भी छोड़ दिया है। दोनों खानदानों की मर्यादा दांव पर लगी हुई है। कुसुम बगावत पर उतर आई है और करण उसका साथ दे रहा है। ना जाने करण और कुसुम का यह रिश्ता किस मोड़ पर आकर खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब यह हुआ ठाकुर साहब, करण की जान को खतरा किसी और से नहीं, आपसे और आपके बेटे विनोद ठाकुर से है? नहीं मालती, नहीं। एक बात याद रखिए ठाकुर साहब, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपने अरमानों की अर्थी इस तरह नहीं उठने दूंगी। इस चिता में उनको भी चलना होगा जो मेरे बेटे करण के मौत के जिम्मेदार होंगे। देखो मालती, तुम मेरे बारे में गलत सोच। हम करण से नाराज जरूर हैं, मगर हमने या हमारे बेटे ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे करण की जिंदगी को खतरा हो। तो फिर तीसरा कौन है जो मेरे बेटे को मारना चाहता है?
मैं वादा करता हूं, जैसा कि तुम कह रही हो, मैं तीसरे का पता जरूर लगाऊंगा। मगर करण जो खेल खेल रहा है वो मौत का खेल है। मैं उसे रोक नहीं सकता हूं, क्योंकि वो हमें अपना दुश्मन समझता है। तुम अगर उसे रोक सकती हो तो रोक लो। विनोद, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे कितने करीब आ गई हूं। इतने करीब कि मैं अपने आप को भी भूलने लगी हूं, और यहाँ तक कि अपने काम को भी भूलने लगी हूं मैं। वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुम्हारा नाम बदलने वाला है। तुम मनाली ठाकुर बन जाओगी। मनाली ठाकुर? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है और तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। और तुम मेरे जिस्म के मालिक। लेकिन विनोद, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं हमारे मिलन को किसी की नजर न लग जाए। मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि इस डर को अपने दिलो दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। कैसे निकाल दो विनोद? मैं कभी कभी इस बात को भी नहीं भूल पाती कि तुम्हारे सामने मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकर की है। मनाली, नौकर नहीं बल्कि विनोद ठाकुर के दिल की मालकिन बन जाओगी तुम। मेरी अर्धांगिनी बनने वाली हो तुम। मेरा जो कुछ भी होगा ना, वो सब तुम्हारा होगा। ओह विनोद, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। कहो ना, क्या बात है? विनोद, वो जो मकान के लिए रुपयों की जरूरत। ओहो मनाली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जो कुछ भी कहना चाहती हो ना, वो खुलकर कहा करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना पेमेंट करना है नए घर के लिए, और मैं आज वो सारी रकम तुम्हें देने वाला हूं। सारी रकम आज? आज नहीं, अभी इसी वक्त। ये रहा तुम्हारा चेक। ये चेक तुम्हारा, तुम इसकी मालकिन हो। विनोद, तुम्हें कितनी बार कहा है अंदर आने से पहले नॉक करके आया करो। क्या बात है? साहब, बड़े ठाकुर साहब आ गए। तुम जाओ। तुम घबराओ मत, तुम अभी यहां से जाओ। बाबूजी से बात करने के बाद मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा। ओके? डोंट वरी। विनोद। बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? विनोद, मैं तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि तुम इस तरह की बेवकूफियां करना कब बंद करोगे? अब क्या किया है बाबूजी मैंने? तुमने क्या किया? तुमने क्या नहीं किया है? आज जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम। बाबूजी आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनोद, एक तो करण को तुमने अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, मगर वो बच गया। उसके बाद तुमने उसे मारने के लिए किराए के गुंडे भिजवाए। बाबूजी ये सच है कि मैं करण को मारना चाहता था। मैं चाहता हूं कि वो
कल मरने की बजाय आज ही मर जाए, मगर उसे मारने के लिए मैंने किसी को भी नहीं भेजा था। तुम झूठ बोल रहे हो विनोद। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बाबूजी। करण को मारने का ख्याल अब भी मेरे दिल में है, मगर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं बाबूजी कि मैंने किसी को भी नहीं भेजा उसे मारने के लिए। जो लोग करण को मारने गए थे, अगर वो मुझे मिल जाएं बाबूजी, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो काम जो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, जाकर उसे पूरा कर दे। मैं करण की मौत चाहता हूं बाबूजी। भगवान, अगर करण को मारने के लिए तुमने गुंडे नहीं भिजवाए तो फिर किसने भिजवाए? कहीं इन सबके पीछे ठाकुर भूपेंद्र सिंह का हाथ तो नहीं है? बाबूजी, अगर ठाकुर भूपेंद्र सिंह करण को मारना चाहते हैं तो ये तो खुशी की बात है हमारे लिए बाबूजी, खुशी की बात है। इसमें तो हमारा ही फायदा है। फायदा? हमारा क्या फायदा होगा? बाबूजी, आपको शक था ना कहीं ठाकुर भूपेंद्र सिंह मेरे पीछे ना पड़ जाए। अब करण ठाकुर भूपेंद्र सिंह का निशाना है बाबूजी। अब तो हमें इत्मीनान की सांस देनी चाहिए बाबूजी। नहीं विनोद, तुम नहीं जानते हो कि यह ठाकुर भूपेंद्र सिंह बड़ा सिरफिरा आदमी है। इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके गुस्से का निशाना तुम भी बन सकते हो। बाबूजी, आज के वक्त और हालात ऐसे हैं, जितनी जल्दी हो सके हम इस उलझन से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बाबूजी। नहीं विनोद, तुम ऐसा क्या करना चाहते हो? बाबूजी, जरा संजीदगी से सोचिए। अगर हम किसी भी तरह करण को खत्म कर दें तो हमारे रास्ते का कांटा निकल जाएगा बाबूजी, और इस कत्ल के जुर्म में दुनिया वाले मेरे ससुर को यानी ठाकुर भूपेंद्र सिंह पर शक करेंगे। नहीं विनोद, नहीं, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। इससे पहले तुमने जो भी कदम उठाए हैं उसमें तुम्हें अपने मुंह की खानी पड़ी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे हमारी गर्दन कानून के शिकंजे में आ जाए। तुम जो भी काम करोगे मुझसे पूछ कर करोगे। विनोद, आजकल वैसे भी हालात हमारे ठीक नहीं चल रहे हैं। मैं चलता हूं। बाबूजी, आपने तो बहुत ही बढ़िया खबर दी है मुझे। ये तो सुनहरा मौका है मेरे लिए बाबूजी। मैं इसे यूं ही नहीं गवाऊंगा ना। करण, तू उस दिन तो बच गया था, मगर आज नहीं बचेगा। क्या बात है जी, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? उदास तो हूं पुष्पा। तुम्हें नहीं लगता जिस तरह से हम लोग विनोद ठाकुर से माल खींच रहे हैं, बटोर रहे हैं, क्या क्राइम नहीं कर रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता कि हम जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं? गुनाह? अरे, किसी पाजी का पैसा खाने में कोई पाप नहीं होता। एक और बात है, जिस तरह से हमारी गर्दन पर एक वो दूसरी तलवार लटक रही है, वो कमबख्त डिटेक्टिव के बेटे की। वो छोकरा, अरे वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? और जैसे ही मनाली विनोद ठाकुर से पैसे लेकर आएगी, हम ये शहर ही छोड़कर चले जाएंगे। और एक बार ये शहर छोड़ दिया तो फिर सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। न जाने मनाली भी क्यों नहीं आ रही है। जाइए, अब दरवाजा तो खोलिए। नहीं, जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है।